बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल के ऊपर मैं मुख्तलिफ जहाज़ों की कहानियां जो हैं वो आपके लिए लेके आता हूँ। F-16 की कहानी, F-86 की कहानी, A-5, F-86 तमाम जहाज़ों की वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई हुई हैं। आई बिलीव मैंने आपको F-15 के ऊपर भी एक वीडियो बना के दी हुई है। लेकिन F-15 और F-16 जब बने थे उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उस वक्त अमेरिका के अंदर एक फाइटर माफिया होता था जिसको नाम दिया गया था फाइटर माफिया का। ये जो लोग होते थे ये सिर्फ एयर टू एयर बैटल के अंदर इंटरेस्टेड होते थे। इन्होंने F-16 और F-15 को इस तरह से डिजाइन किया कि ये दो जहाज सिर्फ एयर टू एयर के अंदर जो है ना वो डोमिनेंट रहे। F-4 जो था वो वियतनाम वॉर के अंदर काफी ज्यादा उसको मसला मसाइल का सामना करना पड़ा। रशियन मिग जहाजों ने उसको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया। ऑल्दो अमेरिकन एयरफोर्स ने F-4 के जरिए से बहुत ज्यादा मिक्स जहाज जो थे उनको शॉट डाउन किया था, लेकिन मिक्स ने भी F-4 को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था। जो फाइटर माफिया था उसने F-16 को डिजाइन किया, F-15 को डिजाइन किया, लेकिन 1976 के अंदर जब F-15 को इंडक्ट किया गया अमेरिकन एयरफोर्स में तो ये उस वक्त अमेरिकन मिलिट्री का दूसरा फोर्थ जनरेशन का जहाज था। इससे पहले अमेरिकन नेवी के लिए F-14 टॉम कैट जो था उसको बना लिया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि F-4 जो था वो अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सका था वियतनाम वॉर के अंदर। बड़ा जबरदस्त जहाज था लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी अमेरिकन एयरफोर्स की वो बहुत ज्यादा हाई थी और मिग 17 और मिग 19 और मिग 21 ने इस जहाज को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था। फिर सोवियत यूनियन ने मिग 23 जहाज बना लिया। इंडिया ने भी इस जहाज को परचेज किया। सोवियत यूनियन ने मिग 25 जहाज जो है उसको बना लिया। ये एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर था। उस वक्त अमेरिकन जो थे वो F-15 और F-16 को जो है वो तैयार कर रहे थे और उस वक्त सारी कहानी जो थी वो ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के ऊपर आ गई हुई थी। एयर टू ग्राउंड मिशन का बहुत कम जो है वो ख्याल रखा जाता था। जब F-15 को डिजाइन किया गया था तो उसके लिए एक खास फिक्रा बोला गया था, नॉट ए पाउंड फॉर द ग्राउंड, यानी कि इस जहाज को हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि इसके अंदर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं हम लगाएंगे कि जिससे इसको हम ग्राउंड अटैक जहाज बना सकें। इसके पूरे सेंसर्स, इसका पूरी एरोडायनामिक्स जो है वो सिर्फ एयर टू एयर फाइट के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दी हुई थी। सोवियत यूनियन का जो मिग 25 था वो उस वक्त की गल्फ कंट्रीज परचेज करती थी और इजराइल जो था वो अमेरिकन F-15 जहाज उसने परचेज किए हुए थे। तो वहां पे इन दोनों की स्किर्मिशेस जो थी वो होती रहती थी, बल्कि जंगों के अंदर भी ये दोनों जहाज एक दूसरे के आमने सामने आए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये मिग 25 जो था ये स्पीड इसकी बहुत ज्यादा थी, तकरीबन मैक 3 के करीब ये जाता था और उस वक्त के जितने भी अमेरिकन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे वो इन रशियन जहाजों को रोकने में काफी ज्यादा नाकाम हुए थे। अमेरिकन को इस चीज की बहुत ज्यादा फिक्र थी। F-15 जो था वो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर के तौर पे तो बहुत जबरदस्त था। वियतनाम वॉर के लिए थोड़ा सा लेट एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने इसको हासिल किया तकरीबन 1980s के अंदर। F-15 जो था वो मिग 23 जैसे जहाजों को तो आसानी से जो है वो एयर टू एयर फाइट के अंदर हरा लेता था और जब भी F-15 का किसी सीरियन मिग 23 के साथ मुकाबला होता था तो F-15 जो था वो उसको आसानी से डिफीट कर देता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिग 25 जो था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो अपनी स्पीड के जरिए से F-15 को बहुत ज्यादा चैलेंज करता था और मिग 25 के बाद सोवियत यूनियन ने मिग 31 को डिजाइन किया। ये एक फोर्थ जनरेशन का इंटरसेप्टर था और उसी वक्त सोवियत यूनियन जो था वो Su-27 को भी तैयार कर रहा था। अमेरिकन ने जब Su-27 के डिजाइन को देखा तो उनको ये समझ आ गई थी कि F-15 जो है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा एयर टू एयर फाइट के अंदर, क्योंकि Su-27 का जो डिजाइन था वो एयर टू एयर फाइट के अंदर F-15 से ज्यादा सुपीरियर समझा जाने लगा और इसी वजह से अमेरिकन ने फिर ये F-22 जहाज जो है उसको डिजाइन किया। उसके ऊपर मैं आपको एक अलग से सीरीज जो है वो बना के दे चुका हूँ। 4 वीडियो की सीरीज मैंने बनाई थी। ये बेसिकली अमेरिकन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एडवांस टैक्टिकल फाइटर ATF। इस प्रोग्राम की 4 वीडियोस की सीरीज मैंने की थी। इस सीरीज की वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर जिस तरह से वक्त गुजरता गया ये जो फाइटर माफिया था इसका असर कुछ कम होता चला गया और अमेरिकन ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम सिर्फ डेडिकेटेड जहाज नहीं बना सकते कि 2 ऐसे जहाज हम तैयार कर दें F-16 और F-15 जो कि सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी के लिए जो है वो डेडिकेट कर दिए जाएं। हमें ऐसे जहाज तैयार करने पड़ेंगे जो कि थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव हों, जो कि ज्यादा असला भी उठा सकें और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस जो हैं उनमें भी हिस्सा ले सकें। F-15 जो है जैसा कि आपको पता है एक सिंगल इंजन जहाज है, छोटा जहाज है। वो F-15 के मुकाबले में उतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं कैरी कर सकता। F-15 के मुकाबले में वो उतना ज्यादा पेलोड भी नहीं उठा के लेके जा सकता। सिंपल रीजन है कि दोनों जहाजों की जो वेट कैटेगरी है वो डिफरेंट है। तो उस वक्त अमेरिकन ने इस F-15 का एक स्ट्राइक वर्जन जो है उसको तैयार करने का सोचा और उसको उन्होंने नाम दिया F-15E। ये एक ऐसा जहाज था जिसने अमेरिकन के लिए एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक रोल जो है उसको निभाना था। बाहर से देखने में F-15 और F-15E स्ट्राइक ईगल का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो F-15E स्ट्राइक ईगल के साथ 2 कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स जो हैं वो लगाए गए। ये 2 कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक जो है ये इस वजह से लगाए गए कि इनको लगाने के बाद आपको ड्रॉप टैंक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी
जब भी आपके जहाज़ ने किसी लॉन्ग रेंज मिशन के ऊपर जाना हो तो आपको अपने जहाज़ के साथ जो है वो ड्रॉप टैंक लेके जाने पड़ते हैं। इन ड्रॉप टैंक्स के अंदर आप फ्यूल कैरी करते हैं और जब आप किसी फाइट के अंदर एंगेज हो जाते हैं तो उस वक्त आपको इन ड्रॉप टैंक्स को जो है वो जेटिसन यानी कि गिरा देना पड़ता है और इनके बगैर आपको वापस आना पड़ता है। लेकिन ये जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स थे F-15 स्ट्राइक ईगल के, इनको आप जेटिसन नहीं कर सकते, इनको आप जहाज से गिरा नहीं सकते। इनके प्रोज भी थे, इनके कॉन्स भी थे। प्रो इनका ये था कि इनके अंदर जितना भी फ्यूल होता था वो सारे का सारा आप कंज्यूम कर लेते थे, जबकि ड्रॉप टैंक की सूरत में अगर आप किसी फाइट के अंदर एंगेज हो गए हैं तो उस ड्रॉप टैंक के अंदर अगर फ्यूल है भी तो आपको उस ड्रॉप टैंक को जेटिसन यानी कि गिराना पड़ता था। जबकि ये जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स हैं ये आपके जहाज़ के साथ जुड़े रहते हैं और इनको आप जेटिसन या इनको आप गिरा नहीं सकते। लेकिन दूसरी सूरत में इनके जो कॉन्स वो ये होते हैं कि ये एयर ड्रैग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन इनको डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि एयर ड्रैग जो है वो कम से कम हो, लेकिन फिर भी एयर ड्रैग इनकी वजह से F-15 की थोड़ी बढ़ गई और इन कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स ने F-15E की जो मैनूवरिंग कैपेबिलिटीज़ थी उनको थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एयर टू एयर बैटल के लिए थी। एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैनूवरेबल जहाज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसमें आपको जहाज़ के अंदर ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा बॉम्ब्स जो है वो कैरी करने की ज़रूरत होती है। तो ये F-15E जहाज़ जो है ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेता था। और F-15E स्ट्राइक ईगल जो है उसने आते ही धूम मचा दी और उसने पेंटागन में बैठे हुए बॉसेस को जो है वो आते ही इम्प्रेस कर दिया। शुरू में F-15E जहाज़ों के ऊपर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस जो हैं उनको इंटीग्रेट किया गया, जबकि एयर टू एयर वेपन्स जो हैं उनको कम से कम जहन में रखा गया। F-15E स्ट्राइक ईगल के अंदर APG-70 AESA रडार जो है उसको इंस्टॉल किया गया, जिसके अंदर आगे पायलट होता है और उसके पीछे वेपन सिस्टम्स ऑफिसर होता है जिसको आप WSO भी बोलते हैं। लेकिन दूसरे जहाज़ों की निस्बत पायलट के पास भी कंट्रोल्स होते हैं और WSO के पास भी फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं। इट मींस के पायलट और WSO जो है वो दोनों जहाज को उड़ा सकते हैं। क्योंकि F-15E स्ट्राइक ईगल को ग्राउंड अटैक्स के लिए बनाया गया था, इसी वजह से इस F-15E स्ट्राइक ईगल को एक लो एल्टीट्यूड नेविगेशन एंड टारगेटिंग इंफ्रारेड फॉर लाइट सिस्टम के साथ लेस किया गया था, जिसको लैंट्रिन पॉड कहते हैं। ये जो पॉड होता है ये एयर टू ग्राउंड वेपन्स की एक्यूरेसी को 10 फोल्ड्स बढ़ा देता है। वैसे जो पायलट्स होते हैं उनको डम बॉम्ब्स को गिराने की भी जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन जब ये पॉड लगा दिया जाता है और आप अपने बॉम्ब्स को इस पॉड के जरिए से टारगेट के ऊपर फेंकते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा F-15E स्ट्राइक ईगल के अंदर एक और इनवैल्यूएबल सिस्टम जो ऐड किया गया वो इसका ट्रेन फॉलोइंग रडार था और उसके साथ साथ इसका ऑटो पायलट सिस्टम, जो इस जहाज को वेरी लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने की जो है वो सलाहियत दे देता है। और ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आपने एनिमी के एरिया के अंदर दूर तक जाना होता है, डीप स्ट्राइक करनी होती है, तो वहां पे आपने एनिमी के रडार्स को इवेड करना होता है, एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इवेड करना होता है, तो वहां पे आपको बहुत लो लेवल फ्लाइंग जो है वो करनी पड़ती है। और इसी वजह से इस जहाज के अंदर ट्रेन फॉलोइंग रडार जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, ऑटो पायलट सिस्टम जो है वो इस जहाज के अंदर लगाया गया, जिसकी वजह से पायलट्स इस जहाज को बहुत लो लेवल के ऊपर जो है वो फ्लाई करवा सकते थे। लेकिन इस F-15E स्ट्राइक ईगल के अंदर एयर टू एयर वेपन जो है उनको भी इंटीग्रेट रखा गया, ताकि इस जहाज की एयर टू एयर कैपेबिलिटीज जो है वो भी साथ साथ चलती रहे और F-15E स्ट्राइक ईगल जो है वो एक सॉर्टी के अंदर ये दोनों काम कर सके। F-15E स्ट्राइक ईगल ने 91 के अंदर गल्फ वॉर में हिस्सा लिया। वहां पे F-15E स्ट्राइक ईगल ने इराक के स्कड मिसाइल जो थे उनको तबाह किया। जब फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू हुई थी उस वक्त इराक ने इंटाइस करने के लिए इजराइल के ऊपर भी बहुत से स्कड मिसाइल जो थे वो मारे। इस वजह से अमेरिकन के लिए ये एक हाई प्रायोरिटी टारगेट हो गया था कि उन्होंने सबसे पहले इन स्कड मिसाइल्स को जो है वो खत्म करना है। और इन स्कड मिसाइल्स को खत्म करने के लिए अमेरिकन ने यही F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज इस्तेमाल किए थे, क्योंकि इसराइल की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था और अमेरिकन नहीं चाहते थे कि इसराइल जो है वो इस जंग के अंदर कूदे, तो अरब ममालिक के लिए मुश्किल हो जाता अमेरिका के साथ चलना। तो जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो इन स्कड मिसाइल्स को जो है वो तबाह करे। और इन स्कड मिसाइल्स को तबाह करने के लिए अमेरिका ने ये F-15E स्ट्राइक ईगल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया। फिर इन जहाज़ों ने इतना ज़्यादा अच्छा इस जंग के अंदर जो है वो परफॉर्म किया कि सऊदी अरेबिया ने भी इन जहाज़ों के ऑर्डर जो है वो अमेरिका को कर दिए। साउथ कोरिया ने अमेरिका से 60 के करीब ये F-15K स्लैम ईगल जो हैं उनको परचेज किया। लेकिन साउथ कोरिया में इनको F-15E स्ट्राइक ईगल नहीं कहा जाता, वहाँ पे इनको F-15K स्लैम ईगल कहा जाता है, क्योंकि इन साउथ कोरिया के F-15s के अंदर 40% पार्ट्स जो है वो कोरिया के बने हुए थे। उसके बाद इन F-15 स्ट्राइक ईगल्स को सिंगापुर ने हासिल किया, कतर ने इनका ऑर्डर किया और कतर में इन जहाज़ों को F-15QA के नाम से जाना जाता है। F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज इतने ज़्यादा मशहूर हो गए कि आने वाले दिनों के अंदर ओरिजिनल F-15 जहाज जो थे, जो कि एयर सुपीरियोरिटी के लिए बनाए गए थे, उनकी मांग बहुत ज़्यादा कम हो गई और जो भी मुल्क इन F-15 जहाज़ों को ऑर्डर करता था उसकी यही कोशिश होती थी कि वो इस F-15 का स्ट्राइक
वर्जन जो है वो परचेस करे, क्योंकि ये दोनों काम कर लेता है। ये एयर टू एयर वेपन्स भी फायर कर लेता है और ये एयर टू ग्राउंड वेपन्स के लिए भी काफी ज्यादा स्मार्ट बॉम्ब्स जो हैं और डम बॉम्ब्स उनको लेके जा सकता है। और वैसे भी अमेरिकन ने अपनी एयर सुपीरियोरिटी के लिए उस वक्त F-22 जहाज जो है उसको तैयार कर लिया हुआ था। अमेरिकन का ख्याल तो ये था कि वो तकरीबन 500 के करीब F-22 जहाज बनाएंगे, लेकिन फिर बहुत सी वजूहात की वजह से अमेरिकन ने सिर्फ 187 के नंबर के अंदर ही F-22 जहाज बनाए और एयर सुपीरियोरिटी के लिए उन्होंने सिर्फ F-22 रैप्टर जो है उनको मुख्तस कर दिया। F-15 जहाज जो थे वो डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे, यानी कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड पर्पसेस के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने Su-34 जहाज बनाया था एयर टू ग्राउंड वेपन्स के लिए। ये तो खैर Su-27 फैमिली का ही एक जहाज है, लेकिन उसको विजिबली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों जहाजों में। लेकिन F-15E और F-15A के अंदर जो है वो विजिबली इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको नजर आएगा। चाइना ने भी इसी सेम अप्रोच को जो है वो फॉलो किया। चाइना के पास J-11 जो थे वो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स थे। F-15E स्ट्राइक ईगल की तरह J-16 जहाज के अंदर भी 2 का क्रू होता था, एक पायलट और दूसरा उसका WSO यानी कि वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। लेकिन समझा ये जाता है कि ये जो चाइना का J-16 जहाज है ये बेसिकली अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल के ऊपर बेस करके बनाया गया, यानी कि उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाया गया है। वो फ्लैंकर ही, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इसी F-15E स्ट्राइक ईगल से ही लिया गया। तो दोस्तों ये थी F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज की कहानी। इस वक्त दुनिया के अंदर मोस्टली जितनी भी कंट्रीज F-15 जहाज इस्तेमाल कर रही हैं, ज्यादातर जो है वो उसका ये स्ट्राइक ईगल वाला वर्जन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के पास एक बड़े नंबर के अंदर F-15 स्ट्राइक ईगल जहाज जो है वो मौजूद हैं। कतर ने अब परचेज किए हैं, साउथ कोरिया के पास है, जापान जो है वो इन जहाज़ों को यूज कर रहा है। खैर जापान जो है वो एयर सुपीरियोरिटी के लिए F-15A जहाज जो है उसको भी इस्तेमाल करता है, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ F-15J का। तो ये जो F-15E स्ट्राइक ईगल है, एक वक्त आया कि ये ओरिजिनल F-15 से ज्यादा जो है वो कामयाब जहाज बन के निकला और आज ये ओरिजिनल F-15 से ज्यादा जो है वो सेल हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की कहानी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।